हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश याग स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने शुरू किया था पहला टॉपिक वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं से संबंधित जो भी परिभाषाएं थी, परिमेय संख्या, सम संख्या, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। जिस विद्यार्थी को इससे पहले वाला वीडियो देखना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वीडियो देख सकते हो। और भी किसी भी टॉपिक में 5वें में, 8वें में जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसमें, बहुलक माध्य में, या फिर क्षेत्रमिति में जो अपना 12वां टॉपिक है प्रायिकता में, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप चैनल पे जाके आपको पार्ट वाइज वीडियो मिल जाएंगे, आप वीडियो देख सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो करते हैं शुरू। आज हमने कल पढ़ लिया था परिमेय संख्या, आज शुरू करते हैं अपरिमेय संख्या से। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और उसके बाद अपने जानेंगे टॉपिक के बारे में, टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या करना है वो सब। सबसे पहले अपनी हेडिंग हो जाएगी आज की अपरिमेय संख्या। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल है उसका नोटिफिकेशन वाला जो बेल है उस पर प्रेस कर दें, ताकि आपके पास जैसे वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख सकें। वीडियो को लाइक कर दिया करो। कोई समस्या हो, कंटेंट अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या, जो संख्या परिमेय ना हो वो अपरिमेय होगी, या फिर जिन्हें हम p/q रूप में नहीं लिख सकते वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है, या फिर जिनमें दशमलव प्रसार शांत ना हो, या फिर जैसे कोई भी अपने बीजीय संक्रियाएं होते हैं, जैसे पाई, एक वो थीटा, नीटा, ये सब क्या होती है? अपरिमेय होती है। तो अपने जिनका लिख लेते हैं, जो परिमेय संख्या ना हो वो अपरिमेय होती है। ऊपर लिखा है हमने परिमेय संख्या कौन सी होती है। जो परिमेय संख्या ना हो, जो परिमेय संख्या न हो, जो परिमेय संख्या ना हो अपरिमेय संख्या होती है। जो परिमेय नहीं होगी वो क्या होगी? अपरिमेय होगी। जो परिमेय संख्या ना हो अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट इसमें अपने ये भी लिख सकते हैं, या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो। जिसका दशमलव प्रसार शांत ना हो वो सभी संख्याएं क्या होगी? अपरिमेय संख्याएं होगी। जैसे √2, √3, √5, अनेक संख्याएं आ जाएगी। और पाई, अपना जो उदाहरण था, पाई 2.51782, इस प्रकार कोई संख्या चल रही है तो ये भी क्या है? अशांत है और आवर्ती भी नहीं हो रही, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। अब ये अपने अपरिमेय संख्या के उदाहरण हो गए। इसमें कुछ और जैसे देखते हैं, अभी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या जोड़ देंगे, अपने कोई भी परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या जोड़ देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा? ये भी टॉपिक बना के लिख लेते हैं अपने नोट्स में। इस प्रकार परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ये अपने आगे टॉपिक में सिद्ध भी करेंगे। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ी जाती है तो ये इसको अपरिमेय बना देती है। अपरिमेय संख्या, परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अपने पास परिमेय बनेगा। इसके लिए उदाहरण देखते हैं पहले। ये परिमेय प्लस अपरिमेय के लिए, परिमेय संख्या अपने कोई भी उठा लेते हैं, जैसे 3 ले लिया हमने, और अपरिमेय ये ले लिया √3, तो अपने पास क्या बनेगा? एक अपरिमेय संख्या बनेगी जो ऐसे ही रह जाएगा। इसमें 3 में √3 जोड़ेंगे तो इसमें कुछ जोड़ने वाला तो है नहीं, 3 + √3 यही आएगा। तो ये भी परिमेय में हमने अपरिमेय जोड़ा तो क्या बन रहा है? अपने पास एक अपरिमेय संख्या बन रही है।
और अगर अपने परिमेय में परिमेय जोड़ते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है, परिमेय संख्या बनेगी। परिमेय में परिमेय प्लस परिमेय, परिमेय प्लस परिमेय क्या बनती है अपने पास, परिमेय संख्या बनती है। परिमेय प्लस परिमेय क्या बनती है, परिमेय संख्या बनती है। उदाहरण के लिए आप कुछ भी जोड़ लो, 2 + 5 जोड़ लो, कितना बन रहा है 7। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अपरिमेय प्लस अपरिमेय की। अगर अपरिमेय में अपरिमेय प्लस अपरिमेय रखें, अपरिमेय प्लस अपरिमेय, तो कितना बनेगा अपने पास, अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ने पे क्या बनेगा, अब √2 में √2 जोड़ेंगे तो भी 2 √2 बनेगा। √3 में √2 जोड़ेंगे तो ये 3 + √3 + √2 बन जाएगा। यानी ये भी क्या बन रही है, एक रूट की संख्या हम जानते हैं अपरिमेय होती है, तो ये भी क्या बन रही है, अपरिमेय। रूट में कुछ भी जोड़ेंगे, रूट की एक भी संख्या अगर आ गई तो अपने पास वो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो ये कितना बन रहा है अपने पास, 2 √2 बन रहा है। रूट का एक यहाँ है, रूट का एक यहाँ है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 √2 हो जाएंगे। यानी अपरिमेय प्लस अपरिमेय भी क्या होती है, अपरिमेय होती है। ये अपने पास हो गया। अभी एक चीज आती है, सर अगर अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दें तो क्या बनेगा, तो इसमें कंडीशन कई प्रकार की बन जाती है। जैसे अभी अगर कहें रूट की कोई भी संख्या हो, चाहे सेम संख्या अगर हो, जैसे √3 में √3 का भाग दें तो अपने पास क्या आता है, 1 आता है जो परिमेय संख्या है। और यहीं पे अगर √3/√2 होता तो अपने पास 1 नहीं आता, यानी परिमेय संख्या नहीं बनती। तो ऐसी कंडीशंस में तो आपको करके देखना पड़ेगा क्या बन रहा है। तो इसके लिए तो अपने पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं बता सकते कि क्या बन रहा है। रूट की संख्या में से रूट की संख्या घटाने पे अपरिमेय बन रही है, तो आप इस तरह की कई टर्म बना सकते हो। गुणा करने पे हो सकता है अपरिमेय भी बन जाए और हो सकता है परिमेय भी बन जाए। क्या बन जाए, हो सकता है परिमेय बन जाए और नहीं भी बन सकता है। कि अभी जैसे मैं √2 को गुणा √2 से कर रहा हूँ ना, समान से, तो अपने पास 2 बन रहा है जो एक परिमेय है। लेकिन अगर मैं √2 का गुणा √3 से कर दूंगा तो अपने पास क्या बन रहा है, √6 बन रहा है जो रूट में आ रहा है, फिर ये भी अपरिमेय है। तो अपने पास इसकी वैल्यू नहीं है ना, तो ये क्या है, अपरिमेय है। तो इसमें कंडीशंस आपको देखनी पड़ेगी, कैसी संख्या पूछी गई। तो इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला आपने नहीं बना सकते, हम माइनस का बना सकते हैं। कोई भी दोनों में से अगर अपरिमेय संख्या है तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये इसमें कंडीशन ऐसी बन जाती है जैसे माइनस की 2 समान अपरिमेय संख्या हो, √3 में से √3 अगर मैं घटा दूं, √3 में से √3 घटा दूं तो 0 बच रहा है, तो ये परिमेय बन रहा है। 0 एक परिमेय संख्या होती है, हम जानते हैं, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, जो मैंने कल उदाहरण में बताया भी था आपको। तो 0 अगर समान परिमेय संख्या घटाई जा रही है, जो सेम टू सेम, तो अपने पास 0 आता है जो परिमेय संख्या है। बट अगर इसमें अलग संख्या हो, √5 में से √3 घटाया जा रहा है तो यह परिमेय संख्या आएगी। 5 में से √3 घटाया जा रहा है, एक परिमेय में से रूट की संख्या घटाई जा रही है तो भी अपरिमेय आएगी। यानी परिमेय में से अपरिमेय घटाने पर भी अपरिमेय बनेगी। लेकिन अगर अपरिमेय में से अपरिमेय घटा रहे हैं ना, अपने अपरिमेय में से अपरिमेय घटा रहे हैं और संख्या अगर समान है तो अपने पास 0 बन रहा है जो एक परिमेय संख्या है। ऐसी कंडीशंस आपको करके देखनी पड़ेगी, उस टाइम दिमाग को थोड़ा सा काम में लेना पड़ेगा। इनमें कोई पर्टिकुलर एक चीज अपने डिसाइड नहीं कर सकते कि यही आएगा कन्फर्म। अब इनमें कन्फर्म है, जो मैंने लिखवाया है इनमें कन्फर्म है कि अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ने पे आप कोई भी संख्या उठा लो, चाहे समान उठाओगे ना, ये मैंने समान उठा के दिखाई आपको, इसमें भी अपरिमेय ही निकल के आ रही है। तो ऐसी कंडीशंस तो होती है पर्टिकुलर, ये तो डिसाइड है, इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन जो अभी ये 3 कंडीशन मैंने बताई है, भाग वाली, गुणा वाली और घटाव वाली, इनमें कंडीशंस अपने पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि यही होगा, जरूरी नहीं है ये हो, चेंज भी हो सकता है। तो अपने इनको नहीं लिखेंगे, ये आपको मैंने समझा दिया है भी ये ऐसा हो सकता है। ये अगर आपको एग्जाम में मिल जाए कि दी गई संख्या परिमेय है या अपरिमेय और उसमें √3 में से √3 घटाया हो, तो आपको यही देखना है कि √3 में से √3 गया, 0 बच रहा है और हम जानते हैं 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप जस्ट परिमेय वाले पे क्लिक करोगे। और वहीं अगर √3 - √2 दिया है
√3 में से √2 घटा रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपरिमेय करना है, क्योंकि √3 में से √2 नहीं घटा सकते हम, पर्टिकुलर आंसर हमें पता नहीं है, एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते अपने, तो वहाँ क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इस प्रकार आप इनका आइडिया लगा सकते हो। अब कुछ संख्या है, पाई मैंने लिखवा दिया, अपरिमेय होता है, और ई कैसी संख्या है, जो अपने साइन होता है, अभी 10th में नहीं लगता, अगर पूछ ले तो ई एक अपरिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कम हो तो यदि घटाए तो अपने पास कौन सी संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय। ये हमने अभी देखा है, परिमेय में से अपरिमेय घटा रहे हो ना तो अपने पास कन्फर्म है, ये लिख सकते हैं अपने परिमेय माइनस अपरिमेय, क्योंकि इसमें बदलाव नहीं आएगा, परिमेय माइनस अपरिमेय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उत्तर हमेशा ही क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय। उदाहरण के तौर पे आपको मैं कोई भी संख्या उठा के बताता हूँ, जैसे हमने परिमेय एक संख्या कुछ भी ले ली, 3 ले लिया, और अपरिमेय में √2 ले लिया, कुछ भी ले लो आप, √3 लोगे ना तो भी नहीं बचेगा, वो √3 लोगे ना तो भी आपके पास 2 √3 बच जाएगा, तो वो भी एक अपरिमेय ही है। तो ये क्या बच रहा है इसमें, 3 माइनस √2 ही बच रहा है, जो एक अपरिमेय संख्या। तो ये अपने पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला और बन जाएगा। अब अपने कुछ एक उदाहरण करते हैं इससे संबंधित, जो अपरिमेय संख्याओं से संबंधित प्रश्न बनाते हैं, जिनसे अपने को समझ आएगा अच्छे से कैसे एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो अपने पहला प्रश्न रखते हैं, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 1 रख लेते हैं, निम्न में से कौन सी एक परिमेय रखते हैं, अपरिमेय रखते हैं। पहला अपरिमेय रख लेते हैं, निम्न में से कौन सी एक, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपका रहेगा 2.4 की बार, और नेक्स्ट ऑप्शन अपना रहेगा बी 5/6, नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए सी 2+7, और नेक्स्ट ऑप्शन डी रहेगा आपके लिए √3+5। क्या रहेगा, √3+5। अब आपको देखते ही पता चल रहा है इसमें, जी ये बिल्कुल निश्चित है, इसमें बार लगा हुआ है, यानी ये अशांत आवर्ती है, अशांत जरूर है ये, लेकिन आवर्ती हो रही है इसमें, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। 5/6 p/q रूप में है, q 0 भी नहीं है, और दोनों सहभाज्य भी है, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। 2+7 9 होता है, जी हम जानते हैं 9 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय होगी। लेकिन सर यहाँ पे रूट आ रहा है, रूट की संख्या में यानी अपरिमेय प्लस परिमेय आ रहा है, अपरिमेय प्लस परिमेय, अपरिमेय प्लस परिमेय होता क्या है, परिमेय। हमने थोड़ी देर पहले समझा था, अपरिमेय प्लस परिमेय, पहला पॉइंट अपना, अपरिमेय प्लस परिमेय क्या होता है, अपरिमेय। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी प्रकार एक प्रश्न और बनाते हैं, निम्न में से परिमेय संख्या वाला बना लेते हैं। अब यह परिमेय का हो गया, एक परिमेय का बना लेते हैं, फिर अपने आगे चलेंगे। निम्न में से परिमेय संख्या है, निम्न में से परिमेय संख्या है, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। इसके लिए अपने उदाहरण रखते हैं, 0, पहला ऑप्शन रख लेते हैं हमने 0.10 110 और 1110 डैश डैश डैश। दूसरा ऑप्शन अपने रख लेते हैं रूट की कोई संख्या लेते हैं, √3+8 कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सी अपने करते हैं 2.54 पर बार करते हैं, और अपना ऑप्शन हो जाएगा लास्ट डी √5। ये अपने 4 ऑप्शन हो गए। इनमें से आपको पहचाननी है कौन सी एक परिमेय संख्या है, तो कौन सी हो जाएगी,
पहले जी आवर्ती लग रही है क्या आपको? जी बिल्कुल आवर्ती तो दिख रही है, लेकिन सर आवर्ती में थोड़ी सी ये गड़बड़ कर रहा है। पहले तो 1 0 था, फिर 1 1 0 कर दिया, और फिर 1 1 यानी 3 1 ले ली इसने। आवर्ती तो नहीं है, परिवर्तन आ रहा है इसमें भी, तो ये अपनी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अपरिमेय प्लस परिमेय नहीं हो सकती जी बिल्कुल। 2.54 पे बार लगा हुआ है, यानी 5 4 की आवर्ती हो रही है, 5 4 बार बार यही 5 4 आएगा, और इधर √5। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, जिसमें क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है। अपना उत्तर क्या हो जाएगा? अपना उत्तर हो जाएगा 2.54 पे बार। अब अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब आगे पढ़ते हैं अपने अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? पहले एक अंकगणित का आधारभूत प्रमेय रहता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और ये गुणनखंड है जो क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी इसमें इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होता। जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इतना ही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, और ये गुणनखंड है जो अभाज्य गुणनखंडों जो इनका क्रम है वो अद्वितीय होता है, अलग होता है, उसके जैसा कोई नहीं होता। तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जानते हो अच्छे से। अब अपने पढ़ते अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो पॉइंट रखते हैं अपने अभाज्य गुणनखंड का, कैसे करते हैं ये जानते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं अपने। अभाज्य गुणनखंड यानी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना। क्या होता है? अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना। जैसे अपने बात करें 4 की, 4 को अपने क्या लिख सकते हैं? एक अभाज्य संख्या हम जानते हैं क्या होती है, 2 3 5 7 11 13 17, ये सब अभाज्य संख्याएं होती है। इनके गुणा के रूप में लिखना, कोई भी संख्या हो। अभाज्य संख्या के तो गुणनखंड हम जानते हैं क्या होता है, एक और खुद स्वयं, इनके अलावा स्वयं के और एक के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होता। लेकिन जो भाज्य संख्याएं हैं, जो अपने जिनके गुणनखंड संभव हो, उन संख्याओं को इन संख्याओं के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड होता है। तो 4 को अपने कैसे लिख सकते हैं? 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड इसके क्या बन जाएंगे? 2 गुणा 2। इसी प्रकार अगर 6 की बात करें तो 3 गुणा 2, यानी ये सभी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या है, और इनके गुणा के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड होता है। अब बड़ी, ये तो हम जानते हैं 2 गुणा 3, बड़ी संख्या आ जाए तो उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये जानते हैं अपने। जैसे एक संख्या आ गई, अपनी संख्या लेते हैं बड़ी, पहले इससे थोड़ी छोटी और संख्या 16। 16 का आपको नहीं पता कितना बनेगा, सीधा भी आप 8 गुणा 2 जानते हो, फिर 8 को 4 गुना 2 लिख सकते हो, फिर 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हो, यानी 2 की पावर 4 बन रहा है। लेकिन ऐसे अपने ये सीढ़ी बना के करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ इकाई अंक 0 2 4 6 हो, वहाँ किसका भाग जाता है? 2 का जाता है। तो 16 में 2 का भाग जा रहा है, तो ये कितना बन जाएगा? कितनी बार जा रहा है वो? 8 बार, 8 हो गया। फिर 2 का जा रहा है कितनी बार? 4 बार। फिर 2 का जा रहा है कितनी बार? 2 बार। फिर 2 का जा रहा है कितनी बार? 1 बार। यानी ये 16 के अभाज्य गुणनखंड अपने पास क्या निकल के आ रहे हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा घातांक, घात और करनी। तो जितनी बार गुणा होती है उतनी उसकी घात होती है, यानी 2 की गुणा कितनी बार हुई है? 1 2 3 4। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है, जो प्राइम फैक्टर है, वो क्या बन जाएंगे? 2 की पावर है 4। क्या बन जाएंगे? 2 की पावर 4। अभी इसमें घातांकों का योग क्या रहता है? घातांकों का योग, कुछ घातांकों का योग होता है, तो इसमें घात का योग क्या हो जाएगा? जो 4 है वही होगा। अब इसकी बात करें अपने, इसमें घात का योग क्या होगा? 6 में तो 3 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो घातांकों का योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा इसमें 2, राइट। इसी प्रकार एक संख्या और लेके चलते हैं अपने, जो अटपटी सी संख्या है,
एक अच्छा उदाहरण है जिसमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन भी मिल जाए कहाँ पे भाग जा रहा है। तो 10201 ये एक ऐसी संख्या है जिसमें आपको दिक्कत महसूस होगी भाग देने में। चेक करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 का भाग, इकाई अंक क्या है 1 है। हमने पढ़ा है 2 की भाजकता का नियम, इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो उसमें 2 का भाग जाता है। 1 वाला तो नियम ही नहीं है, ये नहीं जा रहा। 3 का नियम क्या होता है, हम जानते हैं अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो संख्या भी 3 से विभाजित होती है, तो अंकों का योग करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 1 4, नहीं हो रही यहाँ भी। अभी करते हैं 5 का ट्राई, इकाई अंक 0 5 नहीं है तो नहीं जा रहा। 7 का ट्राई करते हैं। अब आप बोलोगे 6 का क्यों नहीं कर रहे, जहाँ 2 का और 3 का नहीं जाता वहाँ 6 का नहीं जाता, जहाँ 2 का नहीं जाता वहाँ 4 का नहीं जाता। तो अभी सीधा अभाज्य संख्याओं पे ट्राई करते हैं, अपने अभाज्य संख्याओं से ही विभाजित होगी। 7 का ट्राई करते हैं। 7 का नियम तो बहुत डिफिकल्ट है, अपने भाग देख के देखते हैं। 7 एकम 7 बचा 3 32, 7 चौके 28, फिर बचा 4 40, 7 पंजे 35, बचा 5 51, 7 7 49, फिर 2 बच रहा है, इसका मतलब 7 से भी नहीं जा रहा। 11 का ट्राई करते हैं। 11 का भाग 11 9 99, क्योंकि 10 में जाएगा नहीं, पहले 0 आएगा फिर 0, यानी अपने तो ट्राई करना, भाग देके देखना पूरा पूरा जाए वो देखते हैं। 11 9 99, बचा 3 30, 11 2 22, बचा 8 81, 11 7 77, फिर शेषफल बच रहा है, यानी 11 का भी नहीं जा रहा, 13 का भी नहीं जाएगा, 17 का भी नहीं जाएगा, 15 का भी नहीं जाएगा, कहीं भी कोई भी संख्या तक चलो आप नहीं जाएगा। इसमें भाग जाएगा 101 का, जो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। 101 का भाग देने पे एक बार जाएगा, बचेगा शेषफल 1, 101 बन जाएगा 11 बार, नहीं सॉरी 0 भाग टूट रहा ना बीच में, तो 0 आएगा, जो शेषफल 1 बचने के बाद 0 उतारते हैं, भाग टूट रहा है, और फिर 1, क्योंकि अगर 11 बचता तो फिर 11 का जाता है इसमें भाग, 101 बार जाएगा, और फिर 101 में 101 का जाएगा एक बार। ये अपने पास बन जाएगा इसके गुणनखंड 10201, यानी 10,201 के अपने पास गुणनखंड क्या बनेंगे, 101 की पावर है 2। कितने बनेंगे, 101 की पावर 2। ये अपने हैं अभाज्य गुणनखंड। अब बात करते हैं मैथ्स है क्या होता है। ये अभाज्य गुणनखंड था। अभी अपने नया टॉपिक आता है, अपना नई हेडिंग आती है महत्तम समापवर्तक या मैथ्स है। क्या आता है, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, जिसको मैथ्स है बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट में मैथ्स है, अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। HCF का फुल फॉर्म नाम क्या है, स्पेलिंग हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आप लोग घबराना नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो, लेकिन ज़्यादा सोचना मत, क्योंकि मैथ है ये, अंग्रेजी नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF का फुल फॉर्म, यानी हाईएस्ट का मतलब टॉप, यानी मैक्सिमम यानी अधिकतम, कॉमन यानी समान, समान, और फैक्टर यानी गुणनखंड, यानी जो सबसे अधिक या सर्वाधिक या बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, बड़े से बड़ा समान गुणनखंड ही क्या होता है, मैथ्स होता है। तो यही मैथ्स की परिभाषा होगी, जो नाम में परिभाषा है इसकी। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF होता है। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड ही क्या होता है, मैथ्स होता है। तो लिख दो इसकी परिभाषा में, दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, दो या दो से संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड।
दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? मैसे होता है। अब इसकी एक अपनी परिभाषा और लिखते हैं, जो अपने जनरल भाषा की है वो लिखते हैं। वो क्या होती है? ऐसी सबसे बड़ी संख्या, ये अपनी देसी परिभाषा है बिल्कुल। ऐसी सबसे बड़ी, ऐसी सबसे बड़ी संख्या, ऐसी सबसे बड़ी संख्या, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में, दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। क्या हो? पूरा पूरा भाग जाए, वो क्या होता है? HCF होता है। अभी इसका उदाहरण देंगे आपको तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे इसको। जैसे अपने बात करें 4 और 2 की, इनका HCF क्या होगा? इनका HCF वो संख्या होगी बड़ी से बड़ी जिसका इन दोनों में भाग जाए। अब ऐसे तो इसका उभयनिष्ठ तो एक भी होता है, एक का दोनों में भाग जा रहा है, तो क्या एक इसका HCF हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बड़ी से बड़ी की बात की जा रही है ना। तो 2 ऐसी संख्या है, क्या है? 2, जिसका इन दोनों में भाग जा रहा है, और ये बड़े से बड़ा इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी है। दोनों में पूरा पूरा भाग जा रहा है 2 का, और जो सबसे बड़ी है 2 में जा रहा है 1 बार, 4 में जा रहा है 2 बार। अब आप कहोगे सर 4 क्यों नहीं हो सकता फिर? तो 4 का भाग इधर 2 में नहीं जाएगा, 4 2 से बड़ा है, पूरा पूरा भाग जाने की बात हो रही है यहाँ पे। तो 4 इसका HCF नहीं हो सकता, 2 होगा, क्योंकि 2 का दोनों में भाग जा रहा है, 4 का इसमें भाग नहीं जा रहा है, इस वजह से। अब निकालते कैसे हैं वो जानते हैं। इसी प्रकार आपको इनके अभाज्य गुणनखंड लिखने। तो 2 के अभाज्य, 2 एक अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 गुणा 2। 4 के करोगे आप तो आप 1 गुणा 2 गुणा 2, ये 4 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब बात की जाती है सबसे बड़े कॉमन फैक्टर की, तो जो जो कॉमन है वो उठाओ और गुणा कर दो। इधर 2 1 कॉमन है, तो क्या कॉमन आ गया? 2। और कुछ कॉमन है क्या? 1 है जी, 1 और ले आओ। 2 गुणा 1 कितना होता है? 2, यानी इसका HCF क्या होगा? 2। इस प्रकार HCF किया जाता है। आज हमने एक छोटे से उदाहरण से समझा, इससे नेक्स्ट वीडियो में अपने इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे, बड़े बड़े उदाहरण करेंगे, और जो किताब के प्रश्न है वो भी हल करेंगे, और फिर अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे लेस है LCM। LCM क्या होता है? इसी प्रकार आपको LCM की परिभाषा भी लिखवाई जाएगी एकदम बेहतर तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।